दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी को ट्रिक प्लस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। ये दोस्तों घटना चक्र की बुक है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें 319 क्वेश्चन है यूपी स्पेशल के, जो कि लेखपाल के लिए बेहद इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। तो पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थापित है? लखनऊ में स्थापित है। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में स्थापित है भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अलीगंज लोहिया भवन में स्थित है। ध्यातव्य है कि पंचायती राज विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान प्रिट को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रिट को। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहेगा? चौथा स्थान रहेगा। डी, ऑप्शन डी चौथा स्थान रहेगा। पहले पे तो है हमारा जानते हैं राजस्थान, दूसरे पे हमारा एमपी, तीसरे पे हमारा महाराष्ट्र और चौथे पे हमारा उत्तर प्रदेश, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 7.33% है। 32,87,263 का कितना परसेंट है? 7.33% है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश देश में चौथा स्थान है। पहले राजस्थान, दूसरे पे है एमपी, तीसरे पे है महाराष्ट्र, चौथे पे है उत्तर प्रदेश अपना। तीसरा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? सेक्स रेशियो पूछ रहा है दोस्तों, कितना है? तो 912 है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है यूपी की 2011 आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी कुल जनसंख्या लगभग 19.98 करोड़ है। ठीक है, जिसमें जो भारत की कुल आबादी का 16.50% है। इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? 10.44 करोड़ है और महिलाओं की संख्या कितनी है? 9.53 करोड़ है। ठीक, कुल आबादी का, इंडिया की कुल आबादी का कितना परसेंट है देखा जाए तो 16.50% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस वर्ष लागू की गई? चा से चकबंदी, चा से चौवन, चा से चकबंदी ऐसे ट्रिक बना लेंगे, और चा से चौवन भी होता है। ठीक है, चकबंदी चौवन, चकबंदी चौवन 1954 में लागू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा पक्षी विहार? जब नाम में ही देखोगे दोस्तों, लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज वाला, यही सबसे बड़ा है। इसमें जब लाख बहोशी आ गया मतलब लाखों में, ट्रिक यहाँ से बन गई कि नहीं आसान सी, मतलब लाख बहोशी पक्षी विहार मतलब लाखों बड़ा है, मतलब सबसे बहुत बड़ा है। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोशी पक्षी विहार है। कहाँ पर स्थित है? कन्नौज जिले में स्थित है। ठीक है, और राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार अगर पूछा जाए तो शेखा झील पक्षी विहार है। ठीक है, शेखा झील सबसे छोटा और सबसे बड़ा लाख बहोशी, सबसे छोटा शेखा झील। ठीक है, जो कि कहाँ पर है शेखा झील? तो अलीगढ़ में है, अलीगढ़ जिले में है शेखा झील। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो हम लोग जानते हैं कौन है भाई, नेपाल है हमारा ना, नेपाल। नेपाल हमारा जो है, जिससे उत्तर प्रदेश के कुल 9 भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन साझा करता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कुल 9 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। अगर यूपी की बात पूछा जाए, अगर यूपी एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है तो पूछा जाए तो नेपाल होगा। ठीक है, 9 इसमें से 8 राज्य हैं और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, उसके साथ यूपी सीमा साझा करता है। आगे आने वाले क्वेश्चन में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? भारतीय संघ की पूछ लिया कि नहीं दोस्तों? भारतीय संघ की अगर पूछा कितने राज्यों के साथ, राज्य केंद्र शासित प्रदेश नहीं पूछा है, तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछ लिया जाए दिल्ली जो की है तो 9 आएगा। ठीक है, तो कितने राज्यों के साथ यूपी सीमा साझा करेगा? 8 राज्यों। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। इसके साथ यूपी अपना सीमा साझा करता है। ठीक है,
और दिल्ली के साथ केंद्र शासित प्रदेश हो गया और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नेपाल हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूपी उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो सहारनपुर हमारा सबसे पश्चिम में देखेंगे, हिमाचल प्रदेश वगैरह से सीमा साझा कर रहा है सहारनपुर। और देवरिया, देवरिया हमारा किससे सीमा साझा करता है, तो ये हमारा साझा कर रहा है बिहार के साथ में। और हरदोई नहीं, ललितपुर एमपी से, तीनों तरफ घिरा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा मतलब सीमा साझा नहीं करता है, तो हरदोई सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, जबकि सहारनपुर सीमा हरियाणा, उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के साथ सहारनपुर साझा करता है। देवरिया बिहार के साथ, ललितपुर और ललितपुर एमपी के साथ में। 9वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? जैसे हो गया अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। कौन सा जो है हो जाएगा दोस्तों शहर? अपना वाराणसी हो जाएगा भाई। इसमें जहाँ से मोदी जी सांसद हैं वहीं से, वाराणसी घाट से ही में ही क्या है, अस्सी घाट है, मणिकर्णिका घाट है, हरिश्चंद्र घाट है। ठीक है, तीनों घाट वाराणसी मतलब बनारस में ही हैं अपने। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा हो जाएगा? सीतापुर कहाँ सीमा साझा करेगा दोस्तों? सीतापुर नहीं सीमा साझा करेगा, बल्कि पीलीभीत, बहराइच, महाराजगंज और श्रावस्ती, ये सब मतलब 7 जिले टोटल हैं जो सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ। जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत शामिल हैं। ठीक है, जो कि सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ में। 11वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? कौन सा स्थित है? तो बलिया स्थित है। इसकी ट्रिक आप लोग जानते हैं, सोचूंगा बाद को मैं, सोचूंगा बाद को मैं। ठीक है, सा से क्या हो जाएगा दोस्तों? सोनभद्र हो जाएगा। और ऐसे जो है चा से क्या हो जाएगा दोस्तों? चंदौली हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा दोस्तों? गाजीपुर हो जाएगा। बा से क्या हो जाएगा दोस्तों? बलिया हो जाएगा। दा से क्या हो जाएगा? देवरिया हो जाएगा। ठीक है, और का से क्या हो जाएगा? कुशीनगर हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया? 3 3 6। अब माँ से क्या हो जाएगा अपना सबसे लास्ट में? महाराजगंज। माँ से क्या हो जाएगा? महाराजगंज हो जाएगा। ठीक है, ये तो कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र हैं। ये ट्रिक हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ नेपाल वाले की ट्रिक भी बता दूंगा इसी साथ साथ। नेपाल वाले के साथ यूपी की कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? तो ऐसा अगर आ गया तो पीली खीर, बारासून, बलराम सिद्धा महाराज है। हाँ, पीली से क्या हो जाएगा? पीलीभीत। खीर से क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी। बाहरा से क्या हो जाएगा? बहराइच होगा। सुन से क्या हो जाएगा? सुन श्रावस्ती हो जाएगा सुन से। अब बलराम से क्या हो जाएगा? बलरामपुर। सिद्धा क्या हो जाएगा? सिद्धार्थनगर। महाराज क्या हो जाएगा? महाराजगंज। तो पीली खीर, बहरा सुन, बलराम सिद्धा महाराज है। कितनी अच्छी ट्रिक हो गई दोस्तों, नेपाल से मतलब जो यूपी के जिले स्पर्श करते हैं। पीली खीर, बहरा सुन, बलराम सिद्धा महाराज है। और इसका देख लिया आप लोगों ने, इसका भी देख लिया आप लोगों ने, सोचूंगा बाद को मैं, नेपाल ओ सॉरी बिहार वाले का। अगला क्वेश्चन हमारा आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है दोस्तों? तो वो है भदोही है, जिसको क्या बोलते हैं? संत रविदास नगर बोलते हैं। भदोही को क्या बोलते हैं? संत रविदास नगर। संत रविदास जो है भदोही, भदोही इसको क्या बोलते हैं? भदोही भी बोलते हैं, जिसका क्षेत्रफल 10-15 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। सांख्यिकी अगर पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश सांख्यिकी पत्रिका संस्करण 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पूछ लिया जाए तो हापुड़ है। लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो सबसे मतलब कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा रहेगा? संत रविदास नगर, भदोही को कहते हैं, वही रहेगा। ठीक है, जबकि सबसे बड़ा जिला अगर पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा अपना, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 768 जीरो मतलब 7680 है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रायबरेली में स्थित है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में स्थित है। ठीक है। इसमें वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स प्रमुख रेल, जहाँ रेल इंजनों का निर्माण होता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री अगर पूछा जाए तो रायबरेली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सब्जी अगर पूछा जाए तो वाराणसी होगा। सब्जी अगर पूछा जाए तो वाराणसी होगा। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी भी बनारस में है, जो हथकरघा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है। वाराणसी को सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 67.7% है। जिसमें अगर पुरुषों की पूछ लिया जाए तो ये 57.2% पुरुष की साक्षरता दर है। अब सॉरी, महिला की सॉरी, ये 57.2% महिला की है और ये 77.3% ये क्या है? पुरुषों की है। तो महिला की 57.2%। ऐसे देख नहीं रहे ट्रिक से बन रही है, 57, 67, 77 है। ये हो गया महिला, ये हो गया कुल, ये हो गया पुरुष। कितनी अच्छी ट्रिक से बन रही है ना। 57.2% महिला हो गई और 67.7% कुल हो गई और 77.3% पुरुष हो गए। कितनी बढ़िया ट्रिक बन गई ना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित हैं? राज्यसभा की पूछ रहा है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? तो 31 सीट है राज्यसभा की। लोकसभा की पूछता तो 80 सीटें हैं लोकसभा की। विधान परिषद की पूछता दोस्तों तो 100 विधान परिषद की। 403 किसकी है? विधानसभा की। विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31। ठीक। कितना अच्छा सा ट्रिक से हम लोग याद कर रहे हैं। अच्छा, मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है भाई। और जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो कौन था दोस्तों? तो होरम सजी फिरोज शाह मोदी थे। संयुक्त प्रांत से जब उत्तर प्रदेश में मतलब नाम इसका चेंज किया, तब उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बने? तो होरम सजी फिरोज शाह मोदी जी, जो अभी मोदी जी हैं, मतलब मोदी जी पहले राज्यपाल बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए तो आनंदीबेन पटेल हैं। 18वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो 1957 में दिया गया। कब दिया गया? 1957 में दिया गया। भारत रत्न दिया गया गोविंद बल्लभ पंत को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो चंद्रभानु गुप्ता जी जो है ना, ये गुप्ता जी ने चंद्रभानु गुप्ता जी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पद कभी नहीं संभाला। जबकि HP मोदी जो है, ये उत्तर प्रदेश का जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, तब HP मोदी साहब ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का पदभार संभाला था। कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी भी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और बुरगुला रामकृष्ण राव भी रह चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सबसे पहले शामिल किया गया है? तो कौन सा हो जाएगा? ताजमहल और आगरा का किला जो है ना, ये दोनों भाई तेरा ताज महल 83, तेरा ताजमहल, मतलब 1983 में। कितनी बढ़िया ट्रिक बनाया हूँ दोस्तों, देखो 83 में तेरा ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया। 1983 में ताजमहल और आगरा किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये उत्तर प्रदेश से शामिल होने वाले पहले स्मारक थे। इसके बाद 1986 में किसको? फतेहपुर सीकरी को इस सूची में जगह मिली। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? औषधि की बात पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कितना जो है मेडिकल कॉलेज है लखनऊ में, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं लखनऊ में। ठीक है। कोई भी रेफर किया तुरंत कहाँ कहते हैं? लेके लखनऊ चलो।
तो औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये है लखनऊ में है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का वृद्धि प्रतिशत क्या है? तो हम लोग जानते हैं इसकी ट्रिक कितनी अच्छी बनाते हैं दोस्तों। 2023 ऐसे लिख दो, बीच में दशमलव लगा दो, मतलब 2023 20.23% जो है जनसंख्या वृद्धि हुई। कितनी हुई? 20.23% जनसंख्या उत्तर प्रदेश की वृद्धि हुई 2011 जनगणना के अनुसार। ठीक है, और 2011 में 15वीं जनगणना संपन्न हुई है। 15वीं जनगणना संपन्न हुई, अभी 16वीं जनगणना चल रही है 2026 में। ठीक है, लेकिन 15वीं जनगणना कब हुई? 2011 में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा था? कौन सा था भाई? कानपुर नगर था। कौन सा था? कानपुर नगर था। ठीक है, उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.7% है। पुरुष जिसमें से हैं 77.3%, महिला हैं 57.2%। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे अगर पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर मतलब सबसे ज़्यादा बुद्धि, सबसे ज़्यादा साक्षर पहले पे है गौतम बुद्ध नगर। दूसरे पे है कानपुर नगर, लेकिन यहाँ ऑप्शन में कहाँ दिया है गौतम बुद्ध नगर, इसीलिए कानपुर नगर पे मारना है। और तीसरे पे कौन? औरैया। 24वां क्वेश्चन है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में से किस पायदान पर स्थित है? तो पहले पे है जनसंख्या के मामले, हम लोग जानते ही हैं। कितनी जनसंख्या है हम लोगों की? 19,98,12,341 है। मतलब 19.98 करोड़ जनसंख्या यूपी की ही है भाई। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसकी जनसंख्या है? तो थारू की है। थारू की है। 1967 में, इस फैक्ट को याद रखिए, 1967 में थारू को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया। थारू किस धर्म का पालन करती है? तो हिंदू धर्म का पालन करती है। 26वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम संख्या में हैं? तो सबसे कम संख्या में कौन से हैं? तो पारसी धर्म के अनुयायी जो है सबसे कम संख्या में। सबसे ज़्यादा हिंदू, फिर दूसरा मुस्लिम, फिर तीसरा कौन है? सिख, फिर चौथे कौन है? ईसाई, फिर जैन, फिर बौद्ध, फिर कौन है? अन्य में कौन है? 0.10% का स्थान है। 0.10 में ही पारसी धर्म आ रहे हैं। अब कोई भी धर्म जो नहीं मानते हैं उनका कितना है? नास्तिक वालों का 29 नास्तिक। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश मतलब जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कौन सबसे बड़ा है दोस्तों? इलाहाबाद सबसे बड़ा है। इलाहाबाद सबसे बड़ा है। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रयागराज। कितनी है इसकी जनसंख्या? तो ये इतनी जनसंख्या दोस्तों 59,54,391 है। 59,54,391, 59 अच्छा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में डेड डेज तक पहुंचा है। लिंगानुपात की बात पूछ रहा है, तो 898 से बढ़ोतरी कितनी हुई है? 912 तक बढ़ोतरी हुई है। 2001 में कितना था? तो 898 था, लेकिन 2011 में 912 हो गई। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो जनसंख्या वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो लखनऊ है। लखनऊ अगर पूछा जाए, प्रश्नगत वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर लखनऊ है। तो ये दोस्तों इसमें वो दिया नहीं गया है प्रयागराज, इसीलिए लखनऊ मारा गया है। ठीक है, इसीलिए क्या मारा गया है? लखनऊ मारा गया है। अच्छा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है, तो कितनी है साक्षरता दर दोस्तों? 67.68%। 67.68% ये है उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर। बताए नहीं थे? 57, 67 और 77। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया? 1 जनवरी 2016 को किसको नियुक्त किया गया था? तो जावेद अहमद को नियुक्त किया गया था। ठीक है, वर्तमान में डीजीपी अगर पूछा जाए यूपी के तो राजीव कृष्ण जी हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य का वर्ष 2016-17 का वार्षिक बजट अनुमान 2015-16 के वास्तविक बजट अनुमान की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक हुआ। ये तो प्रश्नकाल का क्वेश्चन है दोस्तों, पहले का क्वेश्चन है। अभी अगर पूछा जाए 2024-25 से 25-26 में कितना हुआ है दोस्तों, तो 9.8% हुआ है, ठीक है। लेकिन 9.8% हुआ है मतलब, और अगर पूछ लिया जाए 2000 ये 25-26 का है 8,08,736 करोड़, लेकिन 2026-27 का अगर पूछ लिया जाए तो 9,12,696 करोड़ है, जो कि पिछले बजट की तुलना में 12.9% अधिक है। ये वाला आंकड़ा आप लोग याद रखिए, ठीक है। ये आंकड़ा मिटा दीजिए आप लोग, ठीक है। ये आंकड़ा आप लोग याद रखिए कि 8,08,000, ठीक है, 736 से कितना हो गया है, 9,12,696 करोड़ हो गया है भाई, 12.9% बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है, तो शेर की सफारी अगर करना है भाई ना, तो साथ में ईंट लेकर के चलना पड़ेगा। कितनी बढ़िया ट्रिक बन गई इसकी, ईंट लेकर के जाना है। शेर जैसे ही अगर आपको काटने दौड़े, आप ईंट उठा के मार दीजिए उसके मुंह पे तुरंत, ठीक है। तो इटावा में है शेर सफारी, कहाँ स्थित है, इटावा में। शेर की सवारी, सफारी मतलब सवारी करना है तो ईंट लेकर के जाना है, जैसे ही शेर काटने दौड़ो मार दो ईंट से। इटावा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री कौन है। तो अगर वर्तमान में अभी का पूछा जाए तो पंचायती राज मंत्री कौन है, अपने चाचा जी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी। 35वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 14 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद डेडेस ने 22 जुलाई 2014 को पद की शपथ ली थी। तो किसने ली थी दोस्तों, राम नाईक ने ली थी। लेकिन अगर वही वर्तमान में पूछा जाए तो आनंदीबेन पटेल हैं। 36वां क्वेश्चन है, बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो बटेश्वर मेला कौन सा है, पशु मेला है, जिसे आगरा में आयोजित किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो किस जिले में है, तो सोनभद्र जिले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति हैं। सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजाति सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में है। बिल्कुल, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में है। बायो में लाखों टेक्नोलॉजी होते हैं, ट्रिक इसकी देखो कितना शानदार है। बायो में कितनी टेक्नोलॉजी होती है, तो लाखों टेक्नोलॉजी होते हैं, लखनऊ में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, नाव, लेदर की नाव बना ली है हम लोग, लेदर की क्या बना ली है, नाव बना ली है हम लोग। अच्छा, प्लास्टिक एवं खिलौना पार्क कहाँ पर है, कानपुर, गलत। कहाँ पर है प्लास्टिक और खिलौना पार्क, कहाँ पर है, गोरखपुर में है, ना कि कानपुर में। प्लास्टिक और खिलौना पार्क कहाँ पर है, गोरखपुर में है। और थीम पार्क पर्यटन कहाँ पर है, आगरा में है। बिल्कुल, आगरा पहुँचते ही थीम हमको देखना है, धीमा हो जाता है, ये नहीं, ये वाली ट्रिक बनाइए दोस्तों। थीम अगर देखना है तो कहाँ जाना है हमको, आगरा जाना है। थीम देखना है तो, थीम देखना है तो आगरा जाना है, थीम देखना आगरा जाके, ये इसको ऐसे ट्रिक बना लो। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ। तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को 80 साल की उम्र में, और इसीलिए यहाँ पर जो है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण निर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर उस समय मल्ल महाजनपद की राजधानियों में से एक थी, मल्ल महाजनपद की राजधानी में से एक थी। बौद्ध धर्म में इस घटना को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण कहा गया है, ठीक है। और अत्यधिक महत्व है, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन इसी राज्य में व्यतीत हुआ। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों वैशाख पूर्णिमा को ही हुए थे, जो एक दुर्लभ संयोग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर, भाई साहब मंदिरों का शहर किसको कहा जाएगा, बनारस को कहा जाएगा। 14वीं-15वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद, जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। अटाला मस्जिद भाई कहाँ है, जौनपुर में है ना, जिसको सरकी शासकों मतलब इब्राहिम शाह ने पूर्ण किया था, ठीक है। सरकी काल में जौनपुर में अनेक भव्य भवनों, मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण हुआ था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद डेडेस कला का पर्याय बन गया। भाई फर्रुखाबाद कहाँ का, मतलब इसका कला क्या है दोस्तों, हाथ की छपाई। और इसकी ट्रिक कितनी शानदार है दोस्तों,
कि रूखा हाथ को गीला करो फिर छपाई करो। रूखा हाथ से छपाई नहीं होती, रूखा हाथ को गीला करो फिर छापो, देखो खटाखट छप जाती है कि नहीं। तो फर्रुखाबाद हाथ की छपाई हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के, भाई साहब वृंदावन में स्थित है बांके बिहारी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के डैश डैश पे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश और अपनी कार्यविधि की नींव रखी। कहाँ रखी थी? श्रावस्ती में रखी, ओ सॉरी सारनाथ में रखी थी दोस्तों। श्रावस्ती में तो इनका जन्म हुआ था, श्रावस्ती के जिले में, ठीक है। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया? तो बड़ा इमाम बाड़ा कौन बनवा सकता है, आप बताओ दोस्तों। ट्रिक से कितना अच्छा शानदार इसका ट्रिक बनाया हूँ। जिसका साफ दिल हो वही बड़ा इमाम बाड़ा बनवा सकता है। तो साफ दिल वाला ही बड़ा इमाम बाड़ा बनवा सकता है। तो आसफुद्दौला ने क्या बनवाया? बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया। अगर छोटा इमाम बाड़ा पूछ लिया दोस्तों तो मोहम्मद अली ने बनाया था। मोहम्मद अली ने बनाया था छोटा इमाम बाड़ा। और बड़ा इमाम बाड़ा जिसका साफ दिल हो मतलब आसफुद्दौला ने। और इसी आसफुद्दौला ने फैजाबाद से लखनऊ अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो साफ दिल लेकर के फैजाबाद से लखनऊ चले गए, साफ दिल लेकर के, और लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवा दिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो इलाहाबाद में हुए थे, हम लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? तो 1 अप्रैल 1937 को उत्तर प्रदेश राज्य मतलब अस्तित्व में आया था, 1 अप्रैल 1937 को, ठीक है। एक और बहुत ज़रूरी इसका फैक्ट याद आप लोग रखिएगा कि 24 जनवरी को 1950 को इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से क्या अलग हो गया? उत्तराखंड। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से क्या अलग हो गया? उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक है। तो कौन सा नृत्य नाटक है? तो स्वांग। राज्य की स्वांग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नकल करना या रूप धारण करना। स्वांग का अर्थ क्या होता है? नकल करना या रूप धारण करना। जैसे किसी का रूप धारण कर लिए, कोई बजरंग बली का रूप धारण कर लिया, कोई राम जी का रूप धारण कर लिया। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों एवं गाथा गीत का नृत्य नाटक कौन सा है? तो स्वांग है। इसमें स्वांग में क्या होता है? रूप धारण करके नाचते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ब्रज भूमि से संबंधित है। और चरकुला नृत्य जो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका याद रखिए आप लोग। चरकुला नृत्य में सर पर जो है दीपों का समूह लेकर के महिलाएं नाचती हैं। दीपों का समूह सर के ऊपर रहता है। अच्छा, लठमार होली कहाँ पर? बरसाना में मनाया जाता है, हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? अगर पूछा जाए तो कथक है, शास्त्रीय नृत्य है भाई। अगला क्वेश्चन, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो अहीर समुदाय जो है डंडा वंडा बहुत शौकीन होते हैं, लाठी वाठी बहुत तगड़ी चलाते हैं। तो पाई डंडा अहीर समुदाय का नृत्य है, पाई डंडा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उस लोक संगीत का नाम बताएं जो मानसून के महीनों में गाया जाता है, जो विरह के भावों को दर्शाता है। तो मानसून के महीने में का गाया जाए भैया? कजरी गावा जाए, कजरी। देखो खेत में धान लगाते टाइम महिलाएं गाती हैं नहीं कजरी। तो कजरी कहाँ गाया जाता है? वाराणसी हो गया, बलिया हो गया, चंदौली हो गया, मिर्जापुर हो गया और जौनपुर जिले के क्षेत्रों में गाया जाता है कजरी। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, उत्तर प्रदेश के किस पुरास्थल से हड्डी से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? लोहंदा नाला से। लोहंदा नाला से कहाँ पर है? इलाहाबाद के प्रयागराज, मतलब प्रयागराज के इलाहाबाद के बेलन घाटी क्षेत्र में स्थित लोहंदा नाला नामक पुरा स्थल से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र का खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में किया गया है। किसके निर्देशन में? जी.आर. शर्मा के निर्देशन में। 16 महाजनपदों में से वत्स कौशाम्बी जनपद की राजधानी का क्या थी? तो कौशाम्बी थी। वत्स कौशाम्बी विदेह मिथिला। वत्स की कौशाम्बी क्या थी? मतलब वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, नाइट सफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ
स्थापित विकसित किया गया। अच्छा, शेर वाली हम लोग देखे थे कहाँ, ईटानगर में, मतलब सॉरी इटावा में। अच्छा, नाइट सफारी अगर पूछा जाए तो कुकरेल, जिसमें शेर ना हो, नाइट ओनली नाइट सफारी अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ पर स्थापित किया गया, विकसित किया जा रहा है, तो कुकरेल लखनऊ में। अच्छा, इसका ट्रिक कितना तगड़ा है, नाइट में कुकुर दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं, बिल्कुल दौड़ते हैं, नाइट में कुकुर दौड़ते हैं, तो नाइट सफारी कुकरेल। अच्छा, सोह गौरा ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले से विकसित हुआ है, तो देखो कितनी अच्छी इसकी शानदार ट्रिक बनी है दोस्तों। सोह गौरा गोरखपुर, सोह गौरा ताम्रलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हो, गोरखपुर से, सोह गौरा गोरखपुर। गोरखपुर में गोरे लोगों को अनाज, मतलब अनाज, इसकी ट्रिक भी एक और इसमें चीज आ गया, ऐड हो गया। अकाल या संकट की स्थिति में जनता को अनाज वितरित किए जाने का उल्लेख मिलता है सोह गौरा अभिलेख में, सोह गौरा मतलब ताम्रलेख में। अगला क्वेश्चन है, 1504 ईस्वी में आधुनिक आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी आधुनिक आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ शामिल हैं, कि जन्मभूमि कौन सी है, तो कौन सी है, अयोध्या है। अच्छा, इसकी ट्रिक कितनी अच्छी शानदार दोस्तों, अरनाथ को छोड़कर पांचों नाथ कहाँ आ गए, अयोध्या आ गए। मतलब पांचों जिसमें भी नाथ लगा होगा, जैसे कौन कौन से नाथ हैं, जैसे अजित नाथ हो गए, अभिनंदन नाथ हो गए, सुमित नाथ हो गए, अनंत नाथ हो गए, हाँ, और एक और आदिनाथ हो गए। ये पांचों तीर्थंकर अरनाथ को छोड़ करके अयोध्या में इनकी जन्मस्थली है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका नाम जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ, जो बनारस घराने से संबंधित थे, तो महाराज जी, महाराज जी पंडित किशन महाराज जी, ये हैं राइट ऑप्शन। बनारस में पैदा हुए थे महाराज जी, बनारस में कहाँ कौन पैदा हुए थे, तो महाराज जी, पंडित किशन महाराज, और सिद्ध भारतीय तबला वादक थे पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गढ़ मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। नाम में ही जब गढ़ है तो जो है ऑप्शन में भी गढ़ मुक्तेश्वर हो जाएगा, गढ़ मेला गढ़ मुक्तेश्वर में हो जाएगा, ठीक है। गढ़ मेला कहाँ, और जिला कौन सा है, हापुड़ है, हापुड़ जिला में है गढ़ मुक्तेश्वर, जहाँ पर गढ़ मेला आयोजित होता है, हापुड़ में। हर्षवर्धन का ताम्र दान पत्र लेख, जिसमें उसकी वंशावली और प्रशासनिक संरचना का वर्णन है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, बांस खेड़ा माँ, मतलब बांस का तान पत्र, ऐसे ट्रिक याद हो जाएगी। हर्षवर्धन का बांस का ताम मतलब दान पत्र, हर्षवर्धन का बांस का दान पत्र, दान पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो बांस खेड़ा से, दान पत्र लेख बांस खेड़ा से, मतलब बांस का दान पत्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार के साक्ष्य और कपास की खेती के भी प्रमाण मिले हैं, तो पूर्वी अगर पूछा जाए तो आलमगीरपुर सबसे पूरब में है। ये देखो दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सबसे अगर उत्तर में कौन सा देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का मांडा जिला है, मतलब मांडा में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सबसे पूर्वी अगर पूछा जाए तो आलमगीर है उत्तर प्रदेश में, सबसे दक्षिणी पूछा जाए तो दैमाबाद है, और सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो सुतकांगेडोर है, सुतकांगेडोर है सबसे पश्चिमी पूछा जाए तो, सुतकांगेडोर है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन के लिए किस प्रकार के पार्क की स्थापना की जा रही है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में ऊर्जा के उत्पादन के लिए किस प्रकार के पार्क की स्थापना की जा रही है, तो मेगा सोलर पार्क, मतलब बंदे का सोल नहीं उखड़ा, बंदे मतलब बुंदेलखंड, और का सोल, सोल मतलब सोलर पार्क नहीं उखड़ा। आदमी कहता नहीं कि भाई साहब जूता पहनते पहनते जूता फट गया ऊपर से, लेकिन सोल जो है उसमें कोई भी मजाल है कि कोई भी कमी आई हो, सोल वैसा कि वैसा ही है। तो ऐसे ट्रिक बना लेंगे, बंदे का सोल नहीं पड़ा, मतलब बुंदेलखंड में सोलर पार्क। और बुंदेलखंड में कहाँ दोस्तों, पानी वानी कहाँ है, नदी वदी है नहीं, हाँ थोड़ा जो है तो सूखा क्षेत्र, मतलब सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए बुंदेलखंड में सोलर मतलब सौर ऊर्जा से ही काम चल रहा है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी कहाँ प्रस्तावित है, तो कहाँ प्रस्तावित है, तो लखनऊ में प्रस्तावित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, आईटी सेक्टर अगर पूछा जाए तो भी लखनऊ में ही है प्रस्तावित, मतलब बन रहा है आईटी सेक्टर लखनऊ में ही। अच्छा, अगला क्वेश्चन है,
प्रतापगढ़ जिले के किस मध्य पाषाणकालीन स्थल से गर्त चूल्हे और 40 से अधिक शवाधान प्राप्त हुए हैं? तो गर्त चूल्हे और 40 से अधिक शवाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो मध्य महदहा से, मतलब सॉरी दमदमा से। कहाँ से दोस्तों? दमदमा से। और ट्रिक कितनी शानदार है दोस्तों, दमा से 40 लोग मर गए। दमा से अगर दमा हो जाएगा तो 40 आदमी मर गए, ठीक है। तो मतलब 40 से अधिक समाधान प्राप्त हुए, कहाँ से? दमदमा से। गर्त चूल्हे मतलब चूल्हे में खाना वाना बना रहे थे और 40 से अधिक लोग मर गए दमदमा से। अगला क्वेश्चन, देवगढ़ ललितपुर किस लिए विख्यात है? तो जब देवगढ़ नाम ही आ गया भगवान का, तो जैन प्रतिमाओं और शिल्प कला के लिए देवगढ़ ललितपुर विख्यात है। देवगढ़ ललितपुर जैन प्रतिमाओं और शिल्प कला के लिए। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान इस इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था इलाहाबाद में पूछा जाए तो? मौलवी लियाकत अली ने। ट्रिक कितनी शानदार है दोस्तों, मौलवी इलाहाबाद में नीले पड़ गए, मौलवी साहब इलाहाबाद में नीले पड़ गए। तो इलाहाबाद में, अच्छा, नील ने इलाहाबाद पर पुनः अधिकार भी कर लिया, नील ने, इसलिए ट्रिक बनाया दोस्तों, मौलवी इलाहाबाद में नीले पड़ गए। तो नील ने मौलवी साहब को जो है, मतलब जो विद्रोह किए थे उसको खत्म कर दिया था कर्नल नील ने, ठीक है। अगला दोस्तों, जौनपुर शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका मूल नाम क्या था? जौना खान था। जौना खान के नाम पे ही उन्होंने जौनपुर शहर को बसाया था। काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष घटित हुआ था? तो काकोरी ट्रेन एक्शन किस वर्ष घटित हुआ था? 1925 में। मतलब उस भर्ती में मेरी 25 निकल गई थी। मैं अपनी बात बताऊँ तो, मतलब बताता हूँ दोस्तों, जब मैं 25 साल का था तो मैं गया था भर्ती देखने के लिए, और वहाँ पर क्या हुआ, इतनी धक्का मुक्की, इतनी ट्रेन में इतनी धक्का मुक्की हो रही थी कि मेरी भर्ती मतलब 25 निकल गई थी, ठीक है। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिएगा कि 1925 में काकोरी कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1916 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो लखनऊ में हुआ था, जहां पर नरम दल और गरम दल दोनों एक साथ मिल गए थे। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद किस स्थान पर पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे? तो जानते ही हैं, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है। 27 फरवरी 1931 को, इसको याद करिएगा डेट दोस्तों, 27 फरवरी 1931 को ही इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद ही गोली मारकर जो है आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो हम लोग जानते हैं, अगर पक्षी की पूछा जाए तो बरेली में है, ठीक है। बरेली के इज्जत नगर में है, इज्जत नगर में है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली के इज्जत नगर में है, ठीक है। बरेली के शहर कौन सा है? इज्जत नगर में। और इसकी ट्रिक कितनी अच्छी दोस्तों, पक्षियों की इज्जत करो, पक्षियों की इज्जत करो। अगला क्वेश्चन, आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो अभी हम लोग पढ़ के ही आए हैं, फैजाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? लखनऊ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1937 के विधानसभा चुनाव के बाद संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो कौन बने थे दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत 1937 में भी बने, और 26 जनवरी 1950 को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, गोविंद बल्लभ पंत ही बने थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झांसी की स्थापना 1613 में किस शासक ने की थी? तो गंगाधर राव जी ही ने झांसी की स्थापना की थी 1613 में, गंगाधर राव ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से किस तारीख को हुई थी? तो मेरठ से किस तारीख को हुई? 10 मई 1857 से ही, 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ के ही शहर से हुई थी, 10 मई 1857। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ संघर्ष किया था? तो बेगम हजरत महल ने 1857 में कहाँ से? लखनऊ से, ठीक है। अपने बेटा जो इसका पुत्र था ब्रिजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित किया था, और बाद में ये लखनऊ से कहाँ भाग गई थी? नेपाल भाग गई थी, ठीक है। लखनऊ से नेपाल भाग गई थी।
अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तर प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया गया था? कहाँ किया जाएगा दोस्तों, जान ही रहे हैं आप लोग। बागी बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, वीरों की धरती, ऐसा कौन सा डायलॉग है? जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश में एक अलग ही सरकार का गठन हो गया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में डैश डैश हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। तो कुपोषण दूर करने के लिए, किसको? कुपोषण दूर करने के लिए हमको सब्र करना चाहिए। सरकार कहती नहीं है कि सब्र करना चाहिए, सब्र करो, कुपोषण दूर करेंगे हम, ये योजना लाएंगे, वो योजना योजना लाएंगे। लेकिन ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को डैश डैश से शुरू किया गया था। तो गोरखपुर से शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को गोरखपुर से शुरू किया गया था, गोरखपुर से। उन गोरे किसानों का सम्मान करो। ठीक है, गोरखपुर से इसे ट्रिक बना लेंगे दोस्तों, उन गोरे किसानों का सम्मान करो। उनसे मतलब 2019, गोरे मतलब गोरखपुर, किसान सम्मान निधि। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो दस्तक अभियान किससे संबंधित है? तो पोलियो का, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन। मतलब इसकी ट्रिक कितनी है दोस्तों? दस्तक देकर कहा जापान से सेफ रहना है। 2018 में दस्तक देकर कहा जापान से सेफ रहना है, 2018 में। ठीक है, तो जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन 2018 में, 5 फरवरी 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मतलब डोर टू डोर दस्तक अभियान का शुभारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2018 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी ऊंचाई वाली सड़क कहां से कहां तक हुई, मतलब फैली हुई है? तो यूपी गेट से गाजियाबाद में राजनगर तक विस्तारित है, 10.3 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया दोस्तों? नोएडा में। इसकी ट्रिक कितनी अच्छी है दोस्तों? नो एक्सचेंज, नोएडा। नो मतलब नोएडा, एक्सचेंज मतलब ओपन एक्सचेंज, मोबाइल ओपन एक्सचेंज। ठीक है, नोएडा, नो एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश विधिवत रूप से कब किया गया? तो कब किया गया था दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन को ध्रुपद गायकी में महारत हासिल थी, वे किस मुगल सम्राट के दरबार में? अकबर के दरबार में थे तानसेन जी। ठीक है, इन्होंने शिक्षा किससे ली थी? तो हरिदास से संगीत की शिक्षा ली थी तानसेन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाराणसी के तुलसी घाट पर ध्रुपद मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो महाशिवरात्रि के अवसर पर ध्रुपद मेले का आयोजन किया जाता है। शिव जी रात्रि में ध्रुपद मेला करेंगे। ऐसा ट्रिक बना लेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। महाशिवरात्रि जो है के अवसर पर तुलसी घाट पर ध्रुपद मेला होता है। ठीक है, बनारस के तुलसी घाट पर ध्रुपद मेला होता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, तबला वादन के बनारस घराने का प्रवर्तन किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? पंडित राम सहाय ने तबला वादन के बनारस घराने का प्रवर्तन किया था। बनारस में तबले का प्रवर्तन सहा न जाए। ट्रिक किसकी दोस्तों, कितनी शानदार है? बनारस में तबले का प्रवर्तन सहा न जाए, मतलब पंडित राम सहाय ने तबला वादन के बनारस घराने का प्रवर्तन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक किराना घराना की नींव किसने रखी थी? तो अब्दुल करीम और अब्दुल वहीद, दोनों अब्दुल ने किराना की दुकान खोल दी। करीम और वहीद दोनों अब्दुल थे। अगला क्वेश्चन है, कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो आगरा शहर में कीठम झील और सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य है, और थीम पार्क का भी कहाँ पे है? आगरा में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो परीक्षा बांध देखा जाए तो बेतवा नदी पर, झांसी के जो पास से गुजरती है बेतवा नदी, वहाँ पर माता टीला बांध भी बनाया गया है। बेतवा नदी पर सुकमा डुकमा बांध भी बनाया गया है। राजघाट भी बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, राजघाट।
इसकी ट्रिक कितनी शानदार है दोस्तों, माता का बेटा सुकमा डुकमा राज करेगा, माता का बेटा सुकमा डुकमा राज करेगा, मतलब माता टीला बांध, सुकमा डुकमा बांध, राजघाट बांध, इन तीनों को याद रखना है। किस नदी पर बनाया गया है? तो बेतवा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? कहाँ पर स्थित है दोस्तों? गाजीपुर में अफीम की फैक्ट्री स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? तो प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद में। हरि प्रसाद चौरसिया का जन्म। उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक है। अगला क्वेश्चन है, चरकुला किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है? तो कहाँ का है? हम लोग जानते हैं ब्रज भूमि का है। ठीक है, राधा रानी के जन्म की खुशी में चरकुला में दीपों का, बताया नहीं था दोस्तों, दीपों का एकदम छोटा छोटा दीप रख करके चरकुला नृत्य मनाती हैं, महिलाएं नाचती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कजरी लोकगीत की प्रधानता है? प्रधानता किस जिले में है? तो मिर्जापुर जिले में प्रधानता है। ठीक है, कजरी को कजरी का मूल स्थान माना जाता है किसको? मिर्जापुर को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर भी किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है दोस्तों? तो राई नृत्य है। राई नृत्य है जिस पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर, जन्माष्टमी के अवसर पर राई नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा। अच्छा, पाई डंडा तो अहीरों का हम लोग जानते हैं। ठीक है, बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और फसल की, मतलब कटाई की, मतलब फसल की खुशी में शहरा नृत्य मनाया जाता है, वो भी बुंदेलखंड में मनाया जाता है। और चरकुला नृत्य हम लोग देख ही लिए हैं। तो राई का नृत्य जो है बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नवचंदी मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो नवचंदी मेला अगर पूछा जाए तो मेरठ में है। और इसकी ट्रिक कितनी है, शानदार है दोस्तों, मेरी नौ चांदी, मतलब मेरी नौ चांदी है, मेरी नौ चांदी है, ट्रिक मेरी नौ चांदी है। अगला क्वेश्चन है, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में खरवार एवं कोल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में खरवार और कोल जनजातियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख नृत्य कर्मा है। कर्मा है, कर्मा, कर्मा, मतलब हर कर्म सोना करेंगे आए मेरे जहाँ खरकोला। ये अंडवन ट्रिक बन गई दोस्तों, गलत है। तो अगर कर्मा आप लोग याद रख लिए। सोनभद्र, सोनभद्र है कहाँ? सबसे देखोगे तो ये देखोगे तो ये झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, हाँ, बिहार बॉर्डर को टच कर रहा है सोनभद्र जिला। मिर्जापुर जिला भी उधर ही है। वहाँ पे कौन सा? खरवार और कोल जनजातियों द्वारा, खरवार और कोल जनजातियों द्वारा कर्मा नृत्य मनाया जाता है, कर्मा नृत्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लठमार होली बरसाना में मनाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मेला मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखपुर में लगता है? तो कौन सा मेला गोरखपुर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है? तो खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला जो है गोरखपुर में लगता है। गोरखा पतंग उड़ा के खिचड़ी खाते हैं। ट्रिक इसकी कितनी शानदार है दोस्तों, गोरखा पतंग उड़ा के खिचड़ी खाती हैं। अच्छा, रामायण मेला अगर पूछा जाए तो चित्रकूट में। चित्रकूट में जो है ना, श्री राम जी ने अपने 14 वर्षों के जो वनवास थे ना, उसमें से 12 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। इसलिए चित्रकूट में राम जी का मतलब बहुत मान्यता है वहाँ पे चित्रकूट में। अगला क्वेश्चन, अगला देखेंगे, देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है? तुलसीपुर में लगता है। देवी पाटन मेला कहाँ पर लगता है? तुलसीपुर में लगता है। और खिचड़ी मेला अगर पूछ लिया तो खिचड़ी मेला हम लोग जान ही रहे हैं कहाँ पर है दोस्तों, गोरखपुर में। हाँ, तुलसीपुर कहाँ पर अगर पूछ लिया जाए दोस्तों है तो बलरामपुर में है। अगला क्वेश्चन है, कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित हुआ है? भाई कलिंजर, बंदा कलिंगर खाता है, मतलब ट्रिक इसकी कितनी शानदार है दोस्तों, बंदा कलिंगर खाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य में नर्तक, अच्छा इसका बताया नहीं, बांदा में कलिंजर मेला, बांदा में कलिंजर मेला मनाया जाता है, बांदा में। ठीक है, बांदा में कलिंजर मेला आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस लोक नृत्य में नर्तक द्वारा फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा की जाती है? तो शेरा नृत्य, शेरा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस लोक, अभी बताया नहीं आपको शेरा नृत्य के बारे में,
किस नृत्य लोक नृत्य में नर्तक द्वारा फसल को सफलतापूर्वक काटने के लिए वैदिक देवता इंद्र की पूजा, किसकी पूजा की जाती है? इंद्र की पूजा की जाती है शेरा नृत्य में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण एवं सिंचाई मंत्री कौन है? तो अभी अगर पूछा जाए दोस्तों तो लोक निर्माण जो है वो आदित्यनाथ के पास में है, और जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय स्वतंत्र देव सिंह के पास है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन कौन सी है? 1090 है। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है भाई? नवंबर दिसंबर में। इसकी ट्रिक कितनी शानदार है दोस्तों, 9 दिन, 9 दिन, 9 दिन। तो लखनऊ महोत्सव, नौ 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 नौ, और दिन मतलब दिसंबर, दिसंबर नवंबर, दिसंबर नवंबर, और 9 मतलब 9, मतलब 9 दिन। ट्रिक हो गई। नवंबर दिसंबर में लखनऊ महोत्सव जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है। हिंदी साहित्यकार काशीनाथ सिंह को 14 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के उच्चतम साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उस पुरस्कार का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश का उच्चतम साहित्य पुरस्कार कौन सा है? भारत भारती है, भारत भारती है। ठीक है, अभी लेटेस्ट में पूछा जाए तो 2021 के लिए यह पुरस्कार दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। 2021 के लिए रमानाथ त्रिपाठी को दिया गया है भारत भारती पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र जो है उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है, उत्तर प्रदेश HMIS, HMIS। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा है? समसपुर पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश में है, रायबरेली में है स्थित, रायबरेली में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? रायबरेली में है। जबकि अगर इसको पूछा जाए वेदांतगल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। घटप्रभा पक्षी अभयारण्य कर्नाटक में है, और जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। समसपुर कहाँ पर है? रायबरेली में है समसपुर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जिले में आयोजित किए जाते हैं? कौन सा जिला है दोस्तों? मथुरा। मथुरा में जो है सबसे अधिक मेले आयोजित किए जाते हैं। 86 मेले हैं जिनको आयोजित किया जाता है मथुरा में हर साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हिंदी साहित्य के किस प्रसिद्ध कवि को कवियों का कवि कहा है? इसको कहा है तुलसीदास जी को कहा है। अगला क्वेश्चन है, रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की गायन परंपरा है? तो रसिया कहाँ की गायन परंपरा है? तो ब्रजभूमि की। रसिया लोकगीत उत्तर प्रदेश के किस राज्य क्षेत्र की गायन परंपरा है? तो ब्रजभूमि की, ब्रजभूमि की रसिया। अवध क्षेत्र की सोहर कजरी, बुंदेलखंड की राई फाग, और पूर्वांचल के बिरहा कजरी। और रसिया ब्रजभूमि, रसिया ब्रजभूमि, रसिया मतलब ब्रजभूमि। श्री कृष्ण जी की जो है याद में जो रसिया रंग रसिया गाया जाता है दोस्तों। किस बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है? तो खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? कौरवी बोली के भी नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के साहित्यकार कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो सुमित्रा नंदन पंत ही थे। 1968 में दिया गया था इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस जिले से हुई? तो कहाँ से हुई है? गोरखपुर से हुई है। कजरी लोकगीत की नृत्य मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो गोरखपुर जिले से हुई है। मिर्जापुर से, मिर्जापुर जिले से हुई है, मिर्जापुर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कजरी लोकगीत कहाँ की है? मिर्जापुर से जो है उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? गोरखपुर से। योगी जी कल्याण करेंगे, योगी जी कल्याण करेंगे। योगी जी कहाँ के हैं? गोरखपुर के, मतलब गोरखपुर से ये सांसद हैं। तो सांसद नहीं है दोस्तों, विधानसभा में जो है विधायक हैं। तो कल्याण कहाँ से करेंगे? गोरखपुर से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? चौरसिया नृत्य जो है ना वो कहारों द्वारा किया जाता है। चौरसिया नृत्य जौनपुर जिले में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है?
तो रायबरेली में स्थित है। रायबरेली में भारतीय रेल कोच की निर्माण इकाई कहाँ पर है दोस्तों? रायबरेली में। अगला क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? तो पीलीभीत में। कन्नौजी बोली पीलीभीत में, ठीक है। बुंदेली जालौन और हमीरपुर में। बघेली सोनभद्र और प्रयागराज में। ब्रज बोली बदायूं और कासगंज में। तो कन्नौजी, पीलीभीत और शाहजहांपुर, खड़ी बोली है ना कन्नौजी, पीलीभीत और शाहजहांपुर में। बुंदेली जालौन और हमीरपुर में। बुंदेली, बघेली सोनभद्र और प्रयागराज के आसपास मतलब क्षेत्र में। अब ब्रज बोली बदायूं और कासगंज। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ के इमामबाड़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? देखिए, बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण आसफुद्दौला ने 1784 से 91 कराया था। बिल्कुल कराया था दोस्तों। आसफ, जिसका दिल साफ होगा वही बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाएगा। बड़े इमामबाड़े के सेंट्रल हॉल दुनिया के सबसे बड़े हॉलों में से एक है। बिल्कुल सही दोस्तों। छोटा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब वाजिद अली शाह ने करवाया। नहीं दोस्तों, हमने आपको बताया था अभी, मोहम्मद अली शाह ने करवाया था छोटा इमामबाड़ा का निर्माण। छोटा इमामबाड़ा को हुसैनाबाद इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामायण सर्किट बताया नहीं था दोस्तों, बिजेथुआ महावीरन अपना जो सुल्तानपुर में है, यहाँ पर रामायण सर्किट और सिंगरेश्वर में स्थित है। बुंदेलखंड सर्किट कहाँ पर है दोस्तों? महोबा और देवगढ़ में है। कृष्ण ब्रज सर्किट कहाँ पर है दोस्तों? कोकिलावन नंदगांव में है। आध्यात्मिक सर्किट कहाँ पर है दोस्तों? मखौड़ा धाम सोरो में है। ठीक है, तो रामायण, बिजेथुआ महावीरन और सिंगेश्वरपुर, और ये बुंदेलखंड, महोबा और देवगढ़। कृष्ण ब्रज सर्किट कोकिलावन नंदगांव। आध्यात्मिक सर्किट मखौड़ा धाम सोरो। अगला क्वेश्चन है, धामेख स्तूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह सारनाथ में स्थित है और इसका संबंध बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के उद्देश्य से है। बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसका निर्माण पूरी तरह से ईंटों से करवाया गया है। गलत। इसके निचले हिस्से पर गुप्तकालीन पुष्प नक्काशी और ब्राह्मी लिपि में शिलालेख अंकित हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसके निचले हिस्से पर। अच्छा, जहाँ पर पूरी, कुल, सब, ये सब लगा हो, वो अधिकतर क्वेश्चन, अधिकतर जो है वो गलत होता है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये खुसरो बाग प्रयागराज में स्थित मकबरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जहांगीर के बेटे खुसरो और शाह बेगम के मकबरे स्थित हैं। बिल्कुल दोस्तों, स्थित हैं। शाह बेगम के त्रिस्तरीय मकबरे की डिजाइन का श्रेय आका राजा को जाता है। बिल्कुल दोस्तों, आका राजा को जाता है। खुसरो की बहन निथार का मकबरा यहाँ स्थित सबसे खूबसूरत इमारत है, जिसमें उसकी कब्र भी मौजूद है। गलत दोस्तों, इसके अंदर कब्र नहीं है, उसके बाहर कब्र है। ठीक है, उसके अंदर नहीं, उसके बाहर कब्र है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या स्थित राम मंदिर की वास्तुकला और संरचना के संबंध में नीचे कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। मंदिर को वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है। बिल्कुल दोस्तों, मंदिर की लंबाई 360 फीट और ऊंचाई 161 फीट है, जिसमें कुल 5 मंडप हाल हैं। बिल्कुल दोस्तों, एक और दो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या कहाँ कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नागर शैली में बनाया गया और इसकी लंबाई जो है 360 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। इसमें अंदर कुल 5 मंडप स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐतिहासिक स्थलों की मिलान करना है। जैसे कंपिल, कंपिल कहाँ पर है दोस्तों? फर्रुखाबाद में। कंपिल आहिछत्र फर्रुखाबाद में 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म हुआ था। बिल्कुल दोस्तों। विठूर कहाँ पर है? कानपुर में। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि विठूर से संबंधित है। बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेश्वरपुर निषाद राज की राजधानी। बिल्कुल दोस्तों, इलाहाबाद में है श्रृंगेश्वरपुर। और दयाल बाग कहाँ पर है दोस्तों? आगरा में है। राधा स्वामी संप्रदाय का मंदिर है दयाल बाग, आगरा में राधा स्वामी संप्रदाय का मंदिर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में कौन सा गंतव्य शामिल है? तो बुंदेलखंड की बात कर रहा है। अयोध्या आएगा? नहीं आएगा। प्रयागराज आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, अयोध्या आएगा? नहीं आएगा। बिठूर हो गया, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, कलिंजर हो गया, महोबा हो गया, ये सब बुंदेलखंड सर्किट के जो है दोस्तों गंतव्य स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, सीतापुर में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? अवधी बोली बोली जाती है। शामली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी बोली बोली जाती है। सॉरी, शामली में खड़ी बोली बोली जाती है। शामली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो खड़ी बोली बोली जाती है।
और देवरिया में भोजपुरी, मथुरा में ब्रज बोली बोली जाती है। सीतापुर में अवधी, शामली में खड़ी, देवरिया में भोजपुरी और मथुरा में ब्रज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्रकूट के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, भगवान राम ने अपना वनवास के लगभग 14 वर्ष नहीं दोस्तों 12 वर्ष मैंने आपको बताया था यहाँ बिताए थे। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन बी। यहाँ ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान किया था। बिल्कुल दोस्तों, ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया ने ध्यान किया था। यह मंदाकिनी मतलब पयस्विनी नदी के तट पर स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों, चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और दंडकारण्य या पंचवटी में दोस्तों यहाँ पर 2 वर्ष बिताए थे। 12 वर्ष तो वहाँ चित्रकूट में बिताए थे श्री राम ने, और दंडकारण्य और पंचवटी में 2 वर्ष बिताए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राधा स्वामी संप्रदाय और दयाल बाग के संबंध में स्थित है? यह मंदिर मथुरा में स्थित है। गलत दोस्तों, ये आगरा में है। यह संप्रदाय बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बिल्कुल दोस्तों, ये नहीं नहीं दोस्तों, यह संप्रदाय बौद्ध धर्म की एक शाखा नहीं है दोस्तों। यह संप्रदाय जो है राधा स्वामी संप्रदाय की एक शाखा है। ठीक है। इस संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर दयाल बाग आगरा में स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, आगरा में है। दयाल बाग का निर्माण गलत दोस्तों, अकबर ने नहीं करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण ब्रज सर्किट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो बिजिथुआ महावीर नबी मैंने आपको बताया, ये सुल्तानपुर में है, ना कि कृष्ण ब्रज सर्किट का। ये है रामायण ब्रज सर्किट का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं? तो ललितपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती हैं? 4 राज्यों को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में कुल कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? राज्य राजधानी SCR की अगर बात करें तो 6 जिले हैं, और NCR की अगर बात करें मतलब राष्ट्रीय राजधानी की, तो 8 जिले संपर्क करते हैं दोस्तों, सम्मिलित हैं राष्ट्रीय राजधानी में। ठीक है। अच्छा, राज्य राजधानी की बात करें तो उन राय की बाल हंसी, ये ट्रिक है इसकी दोस्तों। उन से क्या हो जाएगा दोस्तों? उन्नाव। राय से क्या हो जाएगा? रायबरेली। बा से क्या हो जाएगा? बाराबंकी। ला से क्या हो जाएगा? लखनऊ। हा से क्या हो जाएगा? हरदोई। सी से क्या हो जाएगा? सीतापुर। तो ये 6 राज्य हैं जो SCR मतलब राज्य राजधानी में सम्मिलित हैं, और 8 जो हैं वो कौन से हैं दोस्तों? जैसे उसकी भी ट्रिक है दोस्तों, शामू, बामे, गाहा, गौबू। शा से शामली, मू से मुरादाबाद, बा से क्या हो जाएगा दोस्तों? बागपत। में से मेरठ हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। हा से हापुड़ हो जाएगा। गौ से गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा, और बू से क्या हो जाएगा दोस्तों? बू से हो जाएगा बुलंदशहर हो जाएगा। बू से क्या हो जाएगा? बुलंदशहर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रसिद्ध देवा शरीफ मतलब हाजी वारिस अली शाह की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? तो बाराबंकी जिले में स्थित है। और यहाँ पर कुतेश्वर मंदिर और लोधेश्वर महादेव मंदिर जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो ललितपुर जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करती है? तो कौन सा जिले की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करेगी? वो है अपना दोस्तों बलराम सिद्धा महाराज है। कुशीनगर जो है नेपाल को स्पर्श नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैव प्लास्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? लखीमपुर खीरी में। मतलब प्लास्टिक प्लेट में खीर ला करके दो। अक्टूबर 2026 तक इसको शुरू कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब अक्टूबर 2026 तक शुरू किया जाएगा प्लास्टिक पार्क लखीमपुर खीरी में। मतलब इसकी ट्रिक कितनी अच्छी है दोस्तों? प्लास्टिक प्लेट में खीर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामदगिरी पर्वत और कालिंजर दुर्ग क्रमशः किन जिलों में स्थित है? तो कामदगिरी और कालिंजर दुर्ग की बात करें तो चित्रकूट और बांदा में। चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत है, और बांदा मतलब बंदा कलिंजर खाता है। चित्रकूट और बांदा में क्रमशः पूछा है ना। तो कामदगिरी कहाँ पर है? चित्रकूट में है। मतलब कामद चिरकुट की तरह गिर गए इसकी ट्रिक है दोस्तों। और बंदा कलिंजर खाता है। ये बंदा मतलब बांदा हो गया, कलिंजर मतलब कलिंजर मेला हो गया, और कामदगिरी मतलब पर्वत चित्रकूट में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों? तो हापुड़ है। सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से क्या है? तो टेसु या पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी स्थलाकृतियां बनती हैं? तो कौन से क्षेत्र में बनती है दोस्तों? तो
जहाँ पर भाबर क्षेत्र होगा वहाँ पर जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी मतलब कलाकृतियाँ बनेगी। ठीक है, जैसे कंकड़ जिसमें होगा और पानी जिसमें होगा, कंकड़ और पानी एक साथ होंगे वहाँ पर जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु जैसी स्थलाकृतियाँ बनेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? आर्द्रता की बात कर रहा है, जहाँ पे तराई एवं भाबर क्षेत्रों में ही क्या बनते हैं दोस्तों, क्या कौन से वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करती है? बिजनौर, बिजनौर, बिजनौर से गंगा और रामगंगा दोनों ये बिजनौर से प्रवेश करती है। और यमुना कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर से, यमुना सहारनपुर, गंगा बिजनौर से। कन्नौज के निकट गंगा नदी में कौन सी नदी प्रमुख नदी मिलती है? तो कन्नौज के निकट जहाँ पे इत्र नगरी है, ठीक है, कन्नौज की, और लाख बहुसी पक्षी विहार भी कन्नौज में ही स्थित है। तो जहाँ कहाँ पर मिलती है दोस्तों, कौन सी? रामगंगा और गंगा नदी दोनों कन्नौज के पास मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आईटी शहर स्थापित किया जा रहा है कहाँ पे? लखनऊ में, पहले ही बताया दोस्तों। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये अपना सीतापुर में नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? सीतापुर में। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र गिरने से राक्षसों, यहाँ पे राक्षसों का नाश हो गया था, इसलिए नैमिषारण्य जो है दोस्तों कहाँ पर है? सीतापुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो अमृत सरोवर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है दोस्तों पटवाई रामपुर में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? पटवाई रामपुर में, पटवाई रामपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से? कौन सी नदी है? गोमती नदी है दोस्तों, गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से मतलब उत्पन्न हुई है। और जो है दोस्तों ये गोमती नदी के किनारे ही लखनऊ, सुल्तानपुर ये सब शहर बसे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय किस नदी पर स्थित राजघाट बांध का हिस्सा है? कौन सी नदी है? ये बताया था ट्रिक आपको दोस्तों। तो वो कौन सी नदी है दोस्तों? बेतवा नदी है, बेतवा नदी है जहाँ पर राजघाट बांध का हिस्सा है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का रामसर आर्द्रभूमि स्थल बखीरा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? तो संत कबीर नगर में। अच्छा, संत कबीर नगर की इसकी ट्रिक कितनी शानदार है दोस्तों, संत कबीर नगर की जो बोली है ना वो बखियाँ उधेड़ देती थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु के दौरान सर्वाधिक औसत तापमान दर्ज किया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में? तो बुंदेलखंड सर्किट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है औसत तापमान दर्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल कौन से हैं? तो रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें, तीनों प्रकार की फसलें जो हैं दोस्तों ये मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में। जैसे रबी में गेहूँ हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, मक्का हो गया, सॉरी चना हो गया है। मक्का जो है ये खरीफ की फसल है दोस्तों, मक्का खरीफ की है। धान हो गया, बाजरा, मक्का, अरहर, सोयाबीन, कपास ये खरीफ की फसल है। जायद में क्या हो जाएगा? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मूंग, उड़द ये सब जायद फसल है। उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो 68.7% है। ट्रिक इसकी कितनी शानदार है दोस्तों, कृषि के लिए अड़ जाना चाहिए, कृषि के लिए, खेती के लिए अड़ जाना चाहिए, मतलब अड़ जाते हैं हमारे यहाँ पे। 68.7% कृषि योग्य भूमि है दोस्तों। अगला दोस्तों, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल वनावरण कितना है? कितना है दोस्तों? 15,045.80 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इसकी ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिएगा, 15 को 3 बार गुणा करें तो 45 हो जाएगा, तो 15 तियाँ 45। ठीक है सॉरी। अच्छा, यह क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.24% है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण कितना है दोस्तों? ये 6.24% है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? कहाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये जो है गेहूँ हो गया, चना हो गया, दलहन जैसी फसलों की खेती यहाँ पे की जाती है, जबकि इसको अधिक उपजाऊ नहीं माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? चंद्रप्रभा। जब चांद सबसे पुराना है तो चंद्रप्रभा भी सबसे पुराना वन्य जीव विहार है, चंदौली में स्थित है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। 1957 ऐसे याद कर लीजिएगा, 1957। ये 57 देखिए ना, चांद के जैसा बना हुआ है 7, तो 7 जो है चंद्रप्रभा, 1957। उत्तर प्रदेश के तराई और भाबर क्षेत्र की प्रमुख मृदा कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा है। उत्तर प्रदेश के तराई और भाबर क्षेत्र की मृदा जलोढ़ मृदा। अगला क्वेश्चन है, चाय की खेती के लिए उपयुक्त टर्शियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? शिवालिक पहाड़ी के क्षेत्र में टर्शियरी मिट्टी उत्तर प्रदेश के चाय की खेती के लिए उपयुक्त जो है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ISFR 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? सोनभद्र में है। ठीक है, जहाँ पर इस जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34.87% है। ठीक है, 34.87% है दोस्तों वनावरण। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी ने किन 2 मुख्य आधारों पर किया है? तो किसके आधार पर किया है? तो दोस्तों गंगा का मैदान और दक्षिण का पठार के रूप में किया है, गंगा का मैदान और दक्षिण का पठार के रूप में। अगला क्वेश्चन है, खादर, नाम में ही खाद आ रहा है, खादर मिट्टी की विशेषताओं में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? या छिद्रयुक्त और महीन कणों वाली होती है? बिल्कुल दोस्तों होती है। इसमें चूना और पोटाश की अधिकता होती है? बिल्कुल होती है। या बांगर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है? नहीं 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 दोस्तों, ये बांगर की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी है और खादर जो है नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, या हल्के रंग की होती है। बिल्कुल दोस्तों, तो ऑप्शन इसमें सी जो है ये इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो पहला स्थान है। आलू हो गया, गेहूं हो गया, ये सब के उत्पादन में गन्ना हो गया, उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? प्रतापगढ़ से होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल कौन सी है? गन्ना है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम कौन सा है? काला नमक चावल है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था डैश पर आधारित है? किस पर आधारित है दोस्तों? कृषि पर आधारित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं दोस्तों? तो रबी फसलें हैं, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया। मक्का जो है ये खरीफ की फसल है, मक्का खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की आंकलिक संख्या कितनी है? तो 371 है। उत्तर प्रदेश में तेंदुआ 371 है। अगला क्वेश्चन है, बखीरा कहाँ पर है दोस्तों? संत कबीर नगर में। ठीक है, और सूर सरोवर कीथम झील आगरा में स्थित है। और पार्वती आर्गा पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों? गोंडा में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि कहाँ पर है? मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर और बिजनौर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पक्षी विहारों को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर पुराने से नए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे नवाबगंज पक्षी विहार, इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे। नवाब जो है चोर को मार देते थे, चोर से क्या हो जाएगा? 84। नवाब चोरों को मार देते थे, नवाब जो है चोरों को मार देते थे। तो नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों? 1900 कब जो है स्थापित किया गया था? 1984 में। कहाँ पर है? उन्नाव में, नवाब उन्नाव में। अच्छा, 1987 में समसपुर पक्षी विहार रायबरेली की स्थापना हुई थी दोस्तों, 1987 में। समसपुर 87, सा से समसपुर, सा से 87, सा से समसपुर, सा से 87। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाख भौसी पक्षी विहार कब? 1988 में। अगर ठाए ठाए बंदूक फायरिंग आपने कर दिया तो लाखों आदमी बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, तो लाख भौसी पक्षी विहार कहाँ पर है दोस्तों? ये कन्नौज में है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, ओखला पक्षी विहार कब? 90 में स्थापित हुआ था, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में 1990 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1977 में। दुधवा साथ साथ पिएंगे, अकेले नहीं पीने देंगे। ट्रिक इसकी कितने शानदार है दोस्तों, दुधवा साथ साथ पिएंगे, अकेले नहीं पीने देंगे। तो 1977 में दुधवा को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 490.29 वर्ग किलोमीटर है, 490.29 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करना है। यूरेनियम के सीमित भंडार, हाँ, कोयला का प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र हीरा प्राप्ति के लिए जाना जाता है।
और सोने अयस्क की पुष्टि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, यूरेनियम के सीमित भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ललितपुर से, ललितपुर में है यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, ठीक है। और कोयला प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो सिंगरौली सोनभद्र का कोल फील्ड जो है ये कोयला प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र है। हीरा प्राप्ति के लिए जाना जाता है कौन सा दोस्तों? तो सॉरी, हीरा प्राप्ति के लिए जाना जाता है तो बांदा, बांदा मतलब बंदा हीरा है, ठीक, इसी की निशानदार है दोस्तों, बंदा हीरा है। और सोने के अयस्क की पुष्टि कहाँ से हुई है दोस्तों? तो सोन पहाड़ी और हरदी सोनभद्र से हुई है। अरे ललित भाई, अरे ललित भाई, ठीक है। तो यूरेनियम, इसकी ट्रिक जो है यूरेनियम ललितपुर, उरे मतलब यूरेनियम ललित भाई। कोई मिलता है हमारा दोस्त ललित, अरे ललित भाई कैसे हो? तो यूरेनियम के सीमित भंडार कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ललितपुर में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मार्च 2020 में किस स्थान पर कछुआ वन्यजीव विहार स्थापित करने की घोषणा की गई? तो कछुआ वन्यजीव विहार प्रयागराज में, मार्च 2020 में किस स्थान पर कछुआ वन्यजीव विहार स्थापित करने की घोषणा की गई? तो प्रयागराज में, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार 1957 में स्थापित कौन सा है? तो चंद्रप्रभा चंदौली में है 1957 में। अगला क्वेश्चन है, कांच बालू के उत्पादन के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो कांच बालू, इसका उत्खनन मुख्य रूप से प्रयागराज जिले के नैनी क्षेत्र के शंकरगढ़ आदि में किया जाता है, बिल्कुल दोस्तों। या बांदा, अलीगढ़ और चित्रकूट जिलों में भी पाई जाती है, बिल्कुल दोस्तों। इसका उपयोग कांच उद्योग में प्रमुखता से किया जाता है, बिल्कुल दोस्तों। तीनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत कुल बजट का आकार कितना है? तो कितना है? तो 9,12,696 करोड़ है। और पिछली साल कितना था? तो 8,08,736 करोड़ था। देखा जाए दोस्तों, यहाँ से 9,12,696 करोड़ हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय स्थिति के मामले में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। राजकोषीय स्थिति के मामले में उत्तर प्रदेश को अग्रणी श्रेणी में रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई है? तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में अगर पूछा गया था दोस्तों तो 97,364 रुपये, और अभी 2025-26 की पूछ लिया गया दोस्तों तो 1,20,000 प्रति व्यक्ति जो है आय जो है बढ़कर 1,20,000 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है? तो कौन सा है दोस्तों? प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रथम स्थान है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में भी प्रथम स्थान है, अटल पेंशन योजना में भी प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत किस तिथि से की गई? तो कौन सी तिथि से की गई जीरो पॉवर्टी का अभियान दोस्तों? शुरुआत 2 अक्टूबर 2024 से की गई। 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक है। जो दोस्तों इसके तहत मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उनकी वार्षिक आय को बढ़ाकर कम से कम 1,25,000 रुपये के स्तर तक लाने की कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। यह गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक लक्षित प्रयास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है? तो 1 लाख। वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रतिवर्ष कितने नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है? 1 लाख। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत अंतर जातीय विवाह मतलब दूसरे कास्ट से विवाह की स्थिति में कितनी राशि का प्रावधान है? तो 75,000 रुपये का। और स्वजाति मतलब अपने ही जात में करेंगे तो 65,000 रुपये, लेकिन दूसरी जात से कर लिया तो 75,000, 10,000 रुपया ज़्यादा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2019-21 के मध्य उत्तर प्रदेश में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो कितने लोग बाहर आए? तो 3.43 करोड़ आदमी जो है बाहर आए हैं। वित्तीय वर्ष जो है 2015 वर्ष 15-16 से 2019-21 के मध्य उत्तर प्रदेश से 3.43 करोड़ जो लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2019 और 21 में उत्तर प्रदेश का बहुआयामी निर्धनता अनुपात प्रतिशत कितना रह गया है? तो कितना रह गया दोस्तों? तो 22.93% रह गया, 22.93% रह गया। ये पुराना है दोस्तों करंट अफेयर,
अब नए करंट अफेयर आ रहे हैं दोस्तों, उसको याद करना है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बहुआयामी निर्धनता वाला जिला कौन सा है? तो निर्धनता अगर पूछ लिया जाए तो बहराइच सबसे निर्धनता वाला जिला है। बहुआयामी निर्धनता वाला जिला कौन सा है? वो अपना दोस्तों बहराइच है। और अगर पूछा जाए दोस्तों इसके पिछले सर्वे में तो श्रावस्ती जिला सबसे गरीब था, लेकिन अभी कौन सा है? बहराइच जो है सबसे निर्धनता वाला जिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी निर्धनता सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो है गाजियाबाद, क्योंकि यहाँ पे आईटी सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर, मतलब गाजियाबाद बहुत विकसित है, गाजियाबाद बहुत विकसित हो गया है नई दिल्ली के पास होने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुआयामी निर्धनता तीव्रता के मामले में प्रदेश का जिला कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो अभी हम लोग पढ़े ही हैं, बहराइच जो है सबसे ज़्यादा निर्धन जिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किसके संगम का स्थान है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती, इलाहाबाद के पास में, प्रयागराज के पास में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय एमपी में है दोस्तों, ये नहीं है, और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में है। अगला क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर रखा गया है। अच्छा, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? तो कुंभ मेला मनाया जाता है दोस्तों, माघ मेला मनाया जाता है, अर्ध कुंभ मेला मनाया जाता है, लेकिन बैसाख मेला ये पंजाब में मनाया जाता है, इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में गन्ना फसल की उत्पादकता कितनी आंकी गई है? तो 2024-25 में अगर देखा जाए तो 81,165 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आंकी गई है गन्ना फसल की उत्पादकता। अगर 2000 उसमें पूछा 2025-26 में पूछ लिया जाए दोस्तों, तो 23.3 लाख हेक्टेयर से 22.57 हेक्टेयर हुआ है, जो कि 3% कम हुआ है दोस्तों। ठीक है, 3% कम हुआ है, क्योंकि इसका दाम बढ़ गया है 305 रुपये, 305 रुपये इसका दाम बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फसल सघनता वर्ष 2023-24 में कितनी प्रतिशत रही? तो 182.0% रही 2023-24 में। और भारत की अगर पूछ लिया जाए दोस्तों तो 155.4 से 155.9% तक रही है भारत की फसल सघनता। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? खुर्जा मिट्टी के बर्तन बुलंदशहर में बनाए जाते हैं, बिल्कुल दोस्तों बुलंदशहर में है। सहारनपुर नक्काशीदार लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल दोस्तों। अलीगढ़ कांच की चूड़ियाँ नहीं दोस्तों, फिरोजाबाद है। कांच की वस्तुएं अलीगढ़, सॉरी फिरोजाबाद में है, बिल्कुल दोस्तों कांच की वस्तुएं। ये अलीगढ़ वाला जो सो सुमेलित नहीं है। ठीक है, अलीगढ़ जो है ताला वाला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई थी? 1994 में की गई थी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो किस कला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? लकड़ी पर नक्काशी बनाना, लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर फेमस है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा, जहाँ बुलंदशहर में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं दोस्तों, वहाँ पर वो जो है सिरेमिक सिटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर डेडेस अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, कौन सा दोस्तों? तो चुनार। मिर्ज़ापुर जिले का एक छोटा सा शहर है चुनार, जो अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। खुर्जा, चुनार, चुनार दोस्तों, चुनार मिर्ज़ापुर जिले का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डेडेस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चुनार काली मिट्टी बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये मिर्ज़ापुर जिले का है चुनार। और खुर्जा पूछ लिया जाता है बुलंदशहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डेडेस का उत्पादक है, तो किसका उत्पादक है दोस्तों? औरैया घी का है, देशी घी का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा किन विशिष्ट उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो आगरा देखा जाए दोस्तों तो चमड़े के जूते और पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है आगरा।
अगला क्वेश्चन है इत्र और सुगंध कन्नौज का, इत्र और सुगंध कन्नौज का। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तन, तो आजमगढ़ जो है वो काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी के बर्तन के लिए आजमगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाराणसी के प्रमुख उद्योगों में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है, तो ये दोस्तों बनारसी रेशम साड़ी और लकड़ी के खिलौने जो है ये दोस्तों वाराणसी के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। आंवला जो है ये तो प्रतापगढ़ का है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर जिले का एक जिला एक उत्पाद या प्रमुख उत्पाद क्या है, तो टेराकोटा और रेडीमेड गारमेंट्स जो है गोरखपुर का है। और पीतल का काम जानते हैं मुरादाबाद में होता है दोस्तों, शजर पत्थर बांदा, शजर पत्थर बांदा में बनाया जाता है दोस्तों। और इत्र जो है ये कन्नौज का है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर नगर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में गेहूं का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है दोस्तों, तो 95.99 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश के में गेहूं का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, तो 95.99 लाख हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शहर पीतल मिश्र धातु के बर्तन और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है, तो मुरादाबाद पीतल आभूषण, पीतल मिश्र धातु और आभूषण के लिए प्रसिद्ध है मुरादाबाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसके अलावा यहाँ हड्डी के आभूषणों का भी निर्माण किया जाता है मुरादाबाद में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ सहयोग से संचालित शाहजहांपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की क्या विशेषता है, तो यह महिलाओं द्वारा संचालित है। बिल्कुल दोस्तों। यह केवल घी का उत्पादन करता है, नहीं दोस्तों, यह निजी क्षेत्र की कंपनी है ना दोस्तों। और यह 2010 में बंद हो गया, नहीं दोस्तों, केवल एक सही है, यह महिलाओं द्वारा संचालित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ सहयोग से संचालित शाहजहांपुर महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी केंद्र। अगला क्वेश्चन है बिल्डर्स हार्डवेयर और धातु कला के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो अलीगढ़। बिल्डर्स हार्डवेयर और धातु कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो अलीगढ़ प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुहाग नगरी किसको जाना जाता, मतलब चूड़ी, कांच की चूड़ियों, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सुहाग नगरी कांच की चूड़ियों के लिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो कानपुर को। चर्मोद्योग की राजधानी अगर पूछ ले, राजधानी कानपुर, राजधानी कानपुर, राजधानी कानपुर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ, लखनऊ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच की बनी वस्तुओं को, फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जो है धातु की कला और रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो वो है अपना मथुरा में। कहाँ पर है एकमात्र तेल रिफाइनरी, मथुरा में, मथुरा में, मथुरा में। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली है। ठीक है। तो तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मथुरा में। अगला उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला और हार्डवेयर, अलीगढ़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मुरादाबाद को किस नाम से जाना जाता है और यहाँ क्या प्रमुख उत्पाद क्या है, ये दोस्तों पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है और धातु शिल्प यहाँ का मुख्य उत्पाद है। अगला क्वेश्चन एक जिला एक उत्पाद के था सिद्धार्थ नगर जो है दोस्तों काला नमक चावल, काला नमक चावल सिद्धार्थ नगर। अगला क्वेश्चन मैनचेस्टर के नाम से विख्यात कानपुर नगर में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थित है, तो भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण जो है ये कानपुर में स्थित है दोस्तों। इसको चर्मोद्योग की राजधानी भी कहा जाता है। कानपुर में कृत्रिम अंग मतलब कान बनता है, कृत्रिम अंग का कान जो है कानपुर में बनता है, इसकी ट्रिक है दोस्तों। चिकनकारी दोस्तों ये लखनऊ की है। और ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा जिला केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए, केला का पूछा तो कुशीनगर है, केला का कुशीनगर। अब बिंदी टिकुली उत्पाद किस जिले का प्रमुख जो उत्पाद है, तो बलिया का, मतलब बाली बिंदी टिकुली, ये बलिया का ट्रिक है, बाली बिंदी टिकुली बलिया। अगला क्वेश्चन है हींग जो है कहाँ की दोस्तों, तो हाथरस की, हा से हाथरस, हा से हींग। अगला क्वेश्चन है सॉरी निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है, तो आगरा में। सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग, फुटवियर जो दोस्तों आगरा में, इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, आगरा में। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो विश्वनाथ मंदिर बिल्कुल है दोस्तों, अस्सी घाट बिल्कुल है दोस्तों, आगरा किला बिल्कुल दोस्तों, विक्टोरिया मेमोरियल ये दोस्तों कलकत्ता में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है ना दोस्तों, वो पूर्वजों को याद करते हैं इसी दिन, इसीलिए इसको शोक के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है? तो उर्दू एक है और एक है हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उर्वरक कारखाना स्थित नहीं है? तो फूलपुर प्रयागराज में जो है उर्वरक कारखाना है, बिल्कुल है दोस्तों। आंवला बरेली में दोस्तों उर्वरक कारखाना है, बिल्कुल दोस्तों। गोरखपुर में है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों। चुनार में नहीं दोस्तों, चुनार में अवस्थित नहीं है। आंवला बरेली मतलब आंवला बरेली में स्थित है दोस्तों, बरेली के आंवला में स्थित है, गोरखपुर में स्थित है, प्रयागराज के फूलपुर में स्थित है, लेकिन चुनार जो है वहाँ पर स्थित नहीं है उर्वरक कारखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी इसको कहा जाता है? मुरादाबाद को। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत क्षमादान 161 के अंतर्गत जो है क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अगर अनुसूची एसटी के लिए बोला जाए तो दोस्तों 2 सीटें आरक्षित हैं, और एससी के लिए बोला जाए तो दोस्तों 84 सीटें। तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? देखा जाए तो 84 2 86 सीटें आरक्षित हैं। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत 106वां संविधान संशोधन के तहत 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब 132 सीट जो है महिला के लिए विधानसभा में आरक्षित है उत्तर प्रदेश के, 33%। अगला क्वेश्चन है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिनों तक विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है। ठीक है, इसका अंतिम निर्णय किसके मतलब इसका निर्णय विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा है। किसके द्वारा होता है? विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा होता है। अगला दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 में से डेढ़ कितने सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं? तो कुल कितने चुने जाते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा? 38 जो है सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही चुने जाते हैं 100 में से। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जी है, वो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो सतीश महाना उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, सतीश महाना। अगला, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है? तो 10 बार जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो नवदीप रिढ़वा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य जो है निर्वाचन अधिकारी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत है? तो लगभग जो है दोस्तों 57,695, अभी जो है 57,695 ग्राम पंचायतें हैं। 57,695 ग्राम पंचायतें हैं, 57,695 अभी जो है ग्राम पंचायतें हैं। और जो है प्रश्नकाल में जो है इसका उत्तर डी सही था, 52,000, लेकिन अभी 5,695 जो है बढ़ गई हैं, तो 57,695 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। और 826 क्षेत्र पंचायतें हैं, 826 क्षेत्र पंचायतें हैं। व्यक्ति क्रमानुसार योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री? तो 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का गठन किस तिथि को हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों 1952 में 8 मार्च को। 8 मार्च में विधानसभा का गठन किया गया था दोस्तों, 8 मार्च 1952 में। ठीक है, लेकिन अब तक 18 बार विधानसभा का गठन हो चुका है। वर्तमान 18वीं विधानसभा का गठन हाल ही में 2022 के चुनाव के बाद किया गया। कितना बार हो गया दोस्तों? 18 बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे जो बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने? कौन थे दोस्तों? तो बनारसी दास और श्रीपति मिश्र 2 ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हैं जिन्हें बाद में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो बनारसी दास और श्रीपति दोनों जो है पहले तो विधानसभा के अध्यक्ष थे, बाद में मुख्यमंत्री तक बने। ठीक है, तो बनारसी और श्रीपति। अगला, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे कम है? तो कहाँ पर सबसे कम है दोस्तों? तो महोबा में। चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया और श्रावस्ती जिलों में कम विधानसभाएं सीटें हैं। इन सभी जिलों में केवल 2-2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है,
अच्छा, लोकसभा सीट सबसे कम किस जिले में है, तो दोस्तों अगर पूछा जाए तो वो बांदा जिले में है, बांदा जिले में है दोस्तों लोकसभा में सबसे कम सीट। नहीं दोस्तों, यहाँ पे ये फैक्ट गलत है। बांदा जिले में जो है चार जो है विधानसभा सीटें हैं। बांदा जिले में चार विधानसभा सीटें हैं, तो इस फैक्ट को आप लोग नहीं याद करिएगा। बांदा में जो है चार हैं, ठीक है। चित्रकूट हो गया, हमीरपुर हो गया, ललितपुर हो गया, महोबा हो गया, श्रावस्ती, इन जिलों में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 से? तो कौन थे, तो गोविंद बल्लभ पंत थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 का जोड़ा गया। इस भाग में नगर निकाय प्रणाली के लिए अनुच्छेदों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो जेड जी, पी से जेड जी तक है। 243 का पी से 243 का जेड जी तक है, ठीक है। अगर इसको हिंदी में देखा जाए तो ये जो है दोस्तों ता से या छा तक है, ठीक है, ता से या छा तक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो जो इटावा जिला का न्यायालय है ना, ये उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में, अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। इटावा जिला का न्यायालय जो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे 17 नगर निगम है, 829 जनसंख्या घनत्व है, 912 लिंगानुपात है। अगला क्वेश्चन है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? पंचायत समिति। तहसील स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत जो है कहा जाता है, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नगर निगम के मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के पद धारण की तिथि से कितने समय तक नहीं लाया जा सकता? तो 2 वर्षों तक, 2 वर्षों तक जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में संपन्न हुए निकाय चुनावों के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? तो 17 है। नगर निगम कुल कितने हैं? तो 17 है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त कर होने वाले वित्तीय अंश में से कितना प्रतिशत सीधा ग्राम पंचायत को दिया जाता है? तो 70% जो है सीधा ग्राम पंचायत को ही दिया जाता है दोस्तों, ताकि ये ज़मीनी स्तर पर विकास कार्य कर सकें। उत्तर प्रदेश के अगला है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत को किन्हीं 2 लगातार बैठकों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो 2 माह हो सकता है, और संसद में 6 माह हो सकता है। अगला दोस्तों, क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? तो बीडीओ जो होता है ना, वो क्षेत्र पंचायत का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। बीडीओ खंड विकास अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा स्तर पर गठित होने वाली 6 स्थायी समितियों में से निम्नलिखित में से कौन सी समिति शामिल नहीं है? तो शिक्षा समिति शामिल है, जल प्रबंधन समिति शामिल है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति ये भी शामिल है, विधि एवं न्याय समिति ये शामिल नहीं है। कुल 6 स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? प्रशासनिक समिति, जैव विविधता प्रबंधन, नियोजन एवं विकास समिति, और तीसरी है दोस्तों शिक्षा समिति, चौथी है निर्माण कार्य समिति, पांचवी है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, और छठवीं है दोस्तों जल प्रबंधन समिति, जल प्रबंधन समिति, ठीक है। विधि एवं न्याय नाम की कोई समिति ही नहीं है दोस्तों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं और नवीनतम स्थित गठित मंडल कौन सा है? तो 18 मंडल हैं, और नवीनतम मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जरीब का हिस्सा है? तो जरीब का हिस्सा कौन सा है? तो फीता भी है, छल्ला भी है, गट्ठा भी है, उपयुक्त सभी जो है जरीब के हिस्से हैं। अगला, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो हुआ है दोस्तों इलाहाबाद में। मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ है? इलाहाबाद में। मेजर ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद में हुआ है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में से कौन सा सही नहीं है? तो 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, बिल्कुल। 1 बीघा बराबर 55 गुणे 55 वर्ग गज होता है, बिल्कुल दोस्तों। और 20 कचवासी बराबर 1 बिस्वासी होता है, बिल्कुल दोस्तों। और 20 बिस्वासी बराबर 10 बिस्वा ये नहीं होता दोस्तों। 20 बिस्वासी बराबर 10 बिस्वा नहीं होता है, 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, बिल्कुल दोस्तों। 20 बिस्वासी बराबर 1 बिस्वा या 1361 सही 1/4 वर्ग फीट होता है। अगला दोस्तों, 25 दिसंबर 2025 को भारत
के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। यहाँ किसकी 65 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं है? तो किसकी है दोस्तों? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है, अटल बिहारी वाजपेयी की है। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर 65 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं है। अगला 2 दिसंबर 2025 को स्वीकृत उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में कितनी वृद्धि करना है? तो कितनी वृद्धि करना है दोस्तों? 50% जो है वृद्धि करना है। 2 सितंबर 2025 को स्वीकृत उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025-30 का लक्ष्य है 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में कितनी परसेंट वृद्धि करेंगे? तो 50% निर्यातकों की संख्या में वृद्धि करेंगे। अगला है अगस्त 2025 में लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरण 1B को मंजूरी दी गई। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई कितनी है? तो 11.165 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 11.165 किलोमीटर है। अगला 19 अक्टूबर 2025 को अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में कितने मिट्टी के दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो दोस्तों 26,17,215 दीपक जलाए गए थे। 26,17,215 दीपक 26,17,215 दीपक जलाए गए थे। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है दोस्तों? कानून गो और पटवारी दोनों तैयार करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन जो है ये नहीं है दोस्तों, इसमें कानून गो और पटवारी दोनों खसरा और खतौनी तैयार करते हैं। अगला ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? तो किसके द्वारा किया जाता था दोस्तों? तो लिपिक के द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? लिपिक के द्वारा। अगला जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? जमाबंदी से तात्पर्य है दोस्तों भू अधिकारों का प्रलेख। भू अधिकारों का प्रलेख। भू अधिकारों का प्रलेख जो है जमाबंदी से तात्पर्य। पटवारी के नक्शे के कपड़े की कॉपी नहीं दोस्तों। कृषि प्रलेख नहीं। मैपिंग शीट नहीं। भू अधिकारों का प्रलेख जमाबंदी से संबंधित है। अगला मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर के 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है 1 बीघा। अगला कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती है? तो रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में खड़ी बोली बोली जाती है। रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में खड़ी बोली बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में टोरेंट समूह का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? जिसका लोकार्पण 17 अगस्त 2025 को किया गया था दोस्तों गोरखपुर में। टोरेंट समूह का ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका लोकार्पण 17 अगस्त 2025 को। तो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर। ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र गोरखपुर। अगला 8 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। निम्नलिखित में से कौन सा इस मार्ग से शामिल नहीं है? तो बनारस और खजुराहो। बिल्कुल दोस्तों बनारस से खजुराहो ट्रेन चलेगी। अगला सहारनपुर, लखनऊ और सहारनपुर। बिल्कुल दोस्तों। फिरोजपुर और दिल्ली। बिल्कुल दोस्तों फिरोजपुर और दिल्ली। गोरखपुर और प्रयागराज नहीं दोस्तों, गोरखपुर और प्रयागराज नहीं है, बल्कि दोस्तों एर्नाकुलम टू बेंगलुरु है दोस्तों। एर्नाकुलम टू बेंगलुरु है दोस्तों। एर्नाकुलम टू बेंगलुरु। अगला 6 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन सेवाओं के लिए किस मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया? तो यूपी मार्गदर्शी ऐप का। यूपी मार्गदर्शी ऐप का। अगला उत्तर प्रदेश में श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अधिनियम 2025 किस शहर में स्थित मंदिर के प्रबंधन हेतु पारित किया गया? तो वृंदावन मथुरा में। वृंदावन मथुरा में। अगला काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन कब से शुरू हुआ? तो काशी तमिल संगम 2 दिसंबर 2025। 2 दिसंबर 2025 से काशी तमिल संगम 4.0 का आयोजन हुआ। 2 दिसंबर 2025 से। अगला अलीगढ़ मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो एटा शामिल है बिल्कुल। कासगंज शामिल है बिल्कुल। हाथरस शामिल है बिल्कुल। मथुरा आगरा ये नहीं शामिल है दोस्तों। मथुरा आगरा जो है ये आगरा मंडल का हिस्सा है मथुरा। ठीक है। अच्छा अगला उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 22 जुलाई 2025 को मंजूर किए गए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी प्रस्तावित है? तो 15.172 किलोमीटर
जो है दोस्तों चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई है 15.172 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। अगला, जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट के लिए संपत्ति मूल्य की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी? तो 1 करोड़ रुपए कर दी है, 1 करोड़ रुपए कर दी है। अगला, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन जुलाई 2025 में किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन जुलाई 2025 में किस विश्वविद्यालय में किया गया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में। अगला, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए किस नए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे को जो है मंजूरी दी गई है, ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे। अगला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंचतत्व यात्रा योजना के अंतर्गत तीर्थयात्रियों को कितनी न्यूनतम सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो दोस्तों 10,000 रुपये जो है बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना के लिए 10,000 रुपये, बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना के लिए 10,000 रुपये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, बिल्कुल दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है, बिल्कुल दोस्तों गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज लखनऊ में है। महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ में ना दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी में है, बिल्कुल दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर बनारस में है। गुरु गोविंद लखनऊ में है। ग्रीन पार्क कानपुर, गुरु गोविंद लखनऊ और डॉक्टर अंबेडकर बनारस में है। महात्मा गांधी स्टेडियम कहाँ पर है? तमिलनाडु के सलेम में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर बिल्कुल, कांच उद्योग फिरोजाबाद बिल्कुल, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं दोस्तों, ये नरौरा के बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है परमाणु विद्युत संयंत्र। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, बिल्कुल। अगला, भारत के 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों जिनका उद्घाटन मई 2025 में किया गया, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो वो है दोस्तों नोएडा में स्थित है। भारत के 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र जिनका उद्घाटन मई 2025 में किया गया, उनमें से एक उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में स्थित है। अगला, पहले पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश की किस ग्राम पंचायत ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो धनोहरी ने लखनऊ के पास में है धनोहरी, उसने जो है दोस्तों शीर्ष स्थान प्राप्त किया है धनोहरी ने। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक प्रदेश में बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2027 तक बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 8 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस स्थान पर 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया? तो दादरी में, ठीक है। 1.5 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया दादरी में। कहाँ किया दोस्तों? गौतम बुद्ध नगर जिले में कई परियोजनाओं की शुरुआत की गई, ठीक है। इसके तहत दादरी स्थित 1.5 गीगावाट क्षमता वाली सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन किया, ठीक है। यह संयंत्र सौर ऊर्जा उपकरणों के निर्माण में राज्य की क्षमता को बढ़ाएगा। अगला, अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया? तो उदय प्रकाश को अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। उदय प्रकाश को, किसको सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को। कब सम्मानित किया? 7 मार्च 2025 को अज्ञेय स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया उदय प्रकाश को। महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता के क्षेत्र में बनाए गए एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कितने लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया? तो 19,278 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाया था। 19,278 लोगों ने एक साथ झाड़ू लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया था। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया? तो लखीमपुर खीरी में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। लखीमपुर खीरी को किस नाम से प्रसिद्ध है?
छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकुलनाथ शिव मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया लखीमपुर खीरी में। 22 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी का जिले का दौरा किया। यहाँ उन्होंने छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ शिव मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास किया। इस कॉरिडोर का उद्देश्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इस तीर्थ स्थल का विकास करना और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ाना है। अगला, किशोरी बालिका योजना वर्ष 2010 में 10 दिनों के लिए स्कूल में ना जाने वाली लड़कियों को अनुपूरक आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो 300 दिनों तक अगर स्कूल नहीं जाती हैं लड़कियां तो उनको अनुपूरक आहार प्रदान करेगी किशोरी बालिका योजना के तहत। ठीक है, 21 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत स्कूल न जाने वाली लड़कियों को 300 दिनों के लिए अनुपूरक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो 26 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 26 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 26 जनवरी 2025 को। अगला, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एग्री एक्सपर्ट हब स्थापित करने हेतु अनुदान सहायता को मंजूरी दी गई? तो जेवर हवाई अड्डे के निकट एग्री एक्सपर्ट हब स्थापित करने हेतु अनुदान सहायता को मंजूरी दी गई। एग्री एक्सपर्ट हब जेवर हवाई अड्डे के निकट। अगला, वर्ष 2025 के पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश से किसे पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने हेतु की घोषणा की गई थी? तो राम बहादुर राय और साध्वी रितंभरा को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, राम बहादुर राय और साध्वी रितंभरा को। अगला, 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024-25 से कितनी विभूतियों को सम्मानित किया गया? तो 6 विभूतियों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 6 विभूतियों को सम्मानित किया गया। अगला, यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी UPRRDA की स्थापना कब की गई? तो 2003 में की गई। UPRRDA की स्थापना 15 नवंबर 2003 को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो नरौरा बुलंदशहर के गंगा के किनारे स्थित है नरौरा बुलंदशहर। अगला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किस वर्ष शहर में हुआ? तो डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर का प्रयागराज में शुभारंभ हुआ जनवरी 2025 में। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में कैंपस स्थापित करने के लिए किस विदेशी विश्वविद्यालय से समझौता किया? तो वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय, जो ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय है, इसके साथ में ग्रेटर नोएडा में कैंपस स्थापित करने के लिए इससे समझौता किया गया वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय से। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो किसके साथ समझौता किया? तो गूगल क्लाउड इंडिया के साथ समझौता किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो गूगल क्लाउड इंडिया के साथ में। अगला, लीड्स 2024 रैंकिंग में लॉजिस्टिक्स सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? तो किस श्रेणी में रखा गया? तो अचीवर स्टेट श्रेणी में रखा गया। लीड्स 2024 रैंकिंग में लॉजिस्टिक्स सुगमता के लिए उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया? तो अचीवर श्रेणी में रखा गया। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो कुशीनगर में, जहाँ इनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है, उसी शहर में ही महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है कुशीनगर में। अगला है, 2 अक्टूबर 2024 से उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए जीरो पॉवर्टी अभियान डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के नाम से समर्पित का लक्ष्य निर्धनतम परिवारों की वार्षिक आय को कम से कम कितना करना है? तो 1,25,000 रुपये करना है 2024 से
2 अक्टूबर 2024 से शुरू किए गए जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत 1,25,000 रुपये करना है निर्धनतम परिवारों की वार्षिक आय। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित कार्यक्रम में बालिकाओं को उनके जीवन के विभिन्न चरणों में सशर्त रोकड़ हस्तांतरण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई? तो लखनऊ में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में डैश को प्रोत्साहित करना है, तो स्वदेशी और विशेष उत्पाद को प्रोत्साहित करना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत। अगला, वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2023-24 के बीच उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो ये दोस्तों 52,671 से बढ़कर 97,364 हो गई है दोस्तों। अगला, वर्ष 2025-26 के उत्तर प्रदेश बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? तो 203 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। नंद बाबा दुग्ध मिशन 203 करोड़ रुपए। बजट में कितना प्रावधान किया गया? तो 203 करोड़ रुपए का प्रावधान नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत, नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेज की स्थापना की योजना विशेष रूप से किन स्थानों के लिए प्रस्तावित की? तो दोस्तों जो पॉलीटेक्निक है ना, राजकीय पॉलीटेक्निक वालों को उन्हें डिजिटल लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासेज की स्थापना की योजना विशेष रूप से इन्हीं के लिए प्रस्तावित की गई। अगला, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MG नरेगा प्रारंभ किया गया? तो 2006 में MG नरेगा प्रारंभ किया गया। अभी इसका नाम बदल करके दूसरा रख दिया गया है। अगला दोस्तों, दिसंबर 2025 में VBG रामजी रख दिया गया है। विकसित भारत फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण रख दिया गया है। इसका दिसंबर 2025 में नाम बदल कर रख दिया गया VBG रामजी। अगला, BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना जो है BPL सूचियों से छूटे हुए BPL परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना शुरू की गई। ठीक है, इस योजना से शुरू होने से 31 लाख परिवारों के लाभान्वित होने का अनुमान था, जिन्हें प्रति माह 300 रुपये 2 छमाही किस्तों में प्रदान करने की योजना थी। अगला, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खातों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। ठीक है, 10 दिसंबर 2025 तक लगभग 10.25 करोड़ बैंक खातों के साथ उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। अगला, वर्ष 2025-26 के बजट में सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु कितनी धनराशि प्रस्तावित की गई? तो 100 करोड़ रुपए। नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो मेरठ में जो है ना दोस्तों, वो मेजर ध्यानचंद स्टेट स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इनका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था, मेजर ध्यानचंद का। अगला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश ही है दोस्तों। 5 करोड़ से अधिक नागरिक को आयुष्मान कार्ड प्रदान करके उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। अगला, उत्तर प्रदेश के किन शहरों में साइंस सिटी की स्थापना प्रस्तावित है? तो आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी प्रस्तावित है, आगरा और वाराणसी में। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वन्यजीव संरक्षण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को प्रतिष्ठित TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पीलीभीत में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है,
जो राज्य के वन विभाग की एक बड़ी उपलब्धि है। TX2 अवार्ड जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 2024 को जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान 2 अक्टूबर 2024 को मतलब शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2024 को जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश के किस शहर को हल्दिया से जोड़ता है? तो प्रयागराज। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 उत्तर प्रदेश के किस शहर को हल्दिया से जोड़ता है? तो प्रयागराज शहर हल्दिया से जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो है वो पूरा हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, हमारा उत्तर प्रदेश की सीरीज कंप्लीट हो गई। इसी तरह से आगे की भी सीरीज हम लोग महामैराथन क्लास से कंप्लीट करेंगे।